नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम एक नए अंक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हैं। किसान भाइयों, पशुपालन और पोल्ट्री फार्म का काम बिल्कुल किसान भाई बिल्कुल अपनी कृषि के साथ में करते हैं, ज़रूरी भी है। आज का हमारा जो विषय है वो डेयरी उद्योग वाले भाइयों के लिए तो है ही है, साथ में जो पशुपालन कर रहे हैं किसान भाई उनके लिए भी आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इसी जानकारी के लिए हमने आज अपने यहाँ विषय सजाया है पशुपालन विभाग की योजना एवं पोल्ट्री के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम आपसे कुछ बातें साझा करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं ज़फीरुद्दीन शेख, उप सचिव पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश शासन में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। सर, पोल्ट्री फार्म के लिए जो योजनाएं हैं, पशुपालन के लिए जो योजनाएं हैं, केंद्र एवं राज्य की अलग अलग होती हैं, तो ये किस तरह से काम कर रही हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों से अपनी साझा कीजिए बात। किसान भाइयों, पशुपालन के संबंध में दो तरह की योजनाएं चलती हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित, दूसरी राज्य सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण और राष्ट्रीय कृषि गर्भाधान कार्यक्रम है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 290 लाख जो हमारे पशु हैं उन सब का टीकाकरण होके उनके कान में टैग लगाया जा रहा है, तथा कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत 26 लाख चुने हुए पशुओं को उन्नत किस्म के वीर्य से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। ये तो केंद्र की बताई आपने, राज्य के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं? राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर सीमन स्टेशन, AI प्रोग्राम, इसके अलावा जो है नंदीशाला योजना, आचार्य विद्यासागर योजना ये चलाई जा रही है, जिसमें पोल्ट्री भी शामिल है और स्वरोजगार के अंतर्गत हमारे ग्रामीण कृषक लोग उसमें रोजगार के लिए पशुपालन को अपना सकते हैं, इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, आपने इतनी सारी योजनाओं के नाम बताए हैं। अगर हमारे जो शासन की अगर हम बात करें तो इसे बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या आप लोगों ने प्लान बनाए हैं? शासन की इन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हम प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की पहल पर हम एक युवा संवाद के रूप में भी कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के साथ में विभाग के अधिकारी और हमारे वैज्ञानिक बैठकर बात करेंंगे, उनको ये बात समझाएंगे कि उच्च शिक्षा के साथ साथ अगर उन्हें स्वरोजगार लेना है तो पशुपालन एक आदर्श जरिया हो सकता है, क्योंकि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विस्तार की, विकास की बहुत संभावनाएं हैं। दूध हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे अंडा उत्पादन हो, इसकी हमारे यहाँ हमेशा कमी रही है, और जब हमारे युवक लोग पढ़े लिखे इसमें आएंगे तो इस क्षेत्र का और विस्तार होगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें स्वरोजगार भी करें, लेकिन सर किसी भी काम को करने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है। बिना प्रशिक्षण के तो काम अच्छा नहीं होता, तो क्या प्रशिक्षण के लिए भी तैयारी कर रहा है शासन? ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। हम युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि जो भी रोजगार वो चुनेंगे पशुपालन से संबंधित, चाहे वो डेयरी उद्योग हो, चाहे पोल्ट्री उद्योग हो, चाहे अन्य भी हो, हम उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करते हैं। और हमारा विभाग के ही राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है, 2 हमारे उप प्रशिक्षण केंद्र हैं। इसके अलावा अन्य शासकीय संस्थानों से भी हम उनको स्वरोजगार में जाने के पहले गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। आपने प्रशिक्षण की बात की है, तो कौन लोग इसमें पात्र होते हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया रखी है आपने? ये मैं सभी किसान भाइयों को, खासकर युवा लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक पात्रता की बात है, हमारे इन कार्यों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम निर्धारित नहीं है। अच्छा। फिर भी आपको इतने पढ़े लिखे होना चाहिए कि आप अपना हिसाब किताब रखें, बैंक से जो ऋण लें उसके संबंध में आप अपना पत्राचार कर सकें। और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है उसके लिए कोई आयु नहीं है, 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो बैंक से लोन ले सकता है वो हमारे यहाँ पात्र होता है। अक्सर ये कहा जाता है या अक्सर प्रशिक्षण संस्थानों में ये चीज़ बात कही जाती है कि संबंधित विषय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ही आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या ऐसा है अपने यहाँ? नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है हम उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी योजनाएं या जो भी हमारा उद्योग है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको वस्तु विशेषज्ञ होना जरूरी है। भाई जैसे पशुपालन है, आम किसान भाई अपने घर में 1-2 पशु रखते ही हैं,
पोल्ट्री पालन है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे खासकर आदिवासियों में अपने घर में मुर्गा मुर्गी पालते ही रहते हैं। तो इसमें कोई अलग से प्रशिक्षण या विषय वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति भी इसमें थोड़े से प्रशिक्षण से अपने एक्सपर्ट बन सकता है। ज्ञान पोर्टल की हम बात कर रहे थे, ज्ञान पोर्टल के बारे में हमारे किसान भाइयों से बताइए, क्या चीज़ है ये, इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं वो? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ज्ञान पोर्टल वास्तव में क्या है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक पशुपालन विश्वविद्यालय भी कार्य कर रहा है। जी। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी थी, वैसे पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए एक पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया गया। किसान भाई इस बात का बहुत ध्यान से सुने और इस बात का पूरा विवरण ले लें कि पशुपालन विद्यालय भी है जिसमें आप जाके अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं और प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। जी। तो पशुपालन विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में है, नानाजी देशमुख के नाम पर स्थापित है और उसकी वेबसाइट पर हमने ज्ञान पोर्टल शुरू किया है। ज्ञान पोर्टल से हमारा तात्पर्य यह है कि इसमें पशुपालन विभाग से संबंधित सारी योजनाएं, पशुपालन से संबंधित नवीनतम जो अनुसंधान हो रहे हैं उनकी जानकारी, आप कौन सा योजना में लाभ ले सकते हैं उसकी जानकारी एक सिंगल क्लिक पे उपलब्ध है। आजकल कोई भी इंटरनेट से वो ज्ञान पोर्टल को एक्सेस करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो आप मुझसे पूछ रही हैं वो भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। और सफलता की कहानियों के अलावा जिस तरह यूट्यूब पर हर चीज़ की रेसिपी मिल जाती है, उसी तरह आपको इसमें वीडियो भी मिल जाएंगे कि आपको किस तरह से पशुपालन करना है, पोल्ट्री करना है। इस तरह का ज्ञान पोर्टल हमारे विभाग ने शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान पोर्टल का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है। जिन्हें नॉलेज है वो भी कर सकते हो, जिन्हें नॉलेज लेना है तो वो ज्ञान पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। अभी हम युवा संवाद की बात कर रहे थे, आपने बताया कि हम युवाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है, ये स्वरोजगार से कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस समय देश में और प्रदेश में दोनों जगह जो बेरोजगारी की संख्या है वो चिंताजनक हो रही है। खासतौर से कोरोना के काल में कई लोगों के स्वरोजगार चले गए, लोग छोड़ के बाहर घर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो युवा हमारा है उसको रोजगार से लगाने के लिए और रोजगार गांव में जो यहाँ रह रहा है वहीं पर उपलब्ध कराने के लिए हमने ये युवा संवाद योजना बनाई है जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत हम युवाओं को ये बात प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वे पशुपालन की योजनाएं अपनाएं। कृषि के साथ साथ पशुपालन बहुत आसानी से हो सकता है और इसमें युवा अगर आएंगे तो वो और उन्नत तरीके से पशुपालन करके अपनी आय में वृद्धि करेंगे। उन्हें रोजगार के लिए घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और लोकल मार्केट भी उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल, पशुपालन पंजीयन और इसके उद्योग के बारे में हम जानकारी आगे भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन लेते हैं अभी एक अंतराल, बस अभी उपस्थित होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज का विषय है पशुपालन विभाग की योजनाएं और पोल्ट्री पंजीयन की प्रक्रिया। हम पोल्ट्री पे बात करना चाहेंगे सर आपसे। पोल्ट्री एक अच्छा व्यवसाय है, लेकिन पहले लोग इसको इतनी संजीदा तरीके से नहीं लेते थे। पंजीयन की प्रक्रिया कुछ नया सुनने में मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पोल्ट्री तो बहुत पुराने समय से होता चला आ रहा है, परंपरागत उद्योग है, लेकिन अब इसमें कई नवाचार हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। और आप देखते होंगे कि आजकल जो है
प्रोटीन के लिए और लोगों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए पोल्ट्री का बहुत महत्व है और लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है, इसकी खपत बढ़ रही है। हाँ, यहाँ स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में अंडे और मुर्गों का आयात हमको दूसरे प्रदेशों से करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पोल्ट्री को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए शासन ने एक पोल्ट्री पंजीयन की नीति अपनाई है। अभी तक पोल्ट्री कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी या डेटाबेस विभाग के पास नहीं होता था। जो बड़े बड़े संस्थान थे वो चलते फिरते हमें दिख जाते थे। तो इसके लिए हमने एक नीति बनाई है कि प्रत्येक गांव, शहर और जिले में जो भी पोल्ट्री कर रहा है, 500 से अधिक मुर्गियां पाल रहा है, उसका पंजीयन हम अपने विभाग में बहुत नॉमिनल शुल्क पे करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास में पोल्ट्री करने वाले कृषकों का एक डाटाबेस उपलब्ध हो जाएगा और रजिस्टर में होने के बाद में हम उसको पोर्टल पे डाल देंगे। जब भी शासन की कोई योजना आएगी, लाभ पहुंचाना है, तो हमारे पास उनकी जानकारी होगी। हम कोई नया इन्वेंशन होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो भी इन सब तक पहुंचा सकेंगे। इस उद्देश्य से हमने पोल्ट्री का पंजीयन शुरू किया। जी, बधियाकरण की भी बात होती है, पशुपालन पालक भाई हैं जो वो करते हैं, तो ये बधियाकरण क्या है और इसके लिए शासन ने क्या योजनाएं बनाई हैं? देखिए, बधियाकरण से तात्पर्य ये होता है कि हमारे ऐसे नर पशु जो की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और आगे चल के जिनके वजह से पशुओं के वंश में जो है वो नुकसान होगा, उनको बधियाकरण कर दिया जाता है ताकि उन्नत नस्ल के जो पशु हैं या एआई के माध्यम से हम जो करेंगे कृत्रिम गर्भाधान, तो हमारे आने वाली नस्ल का सुधार हो और उत्पादन में वृद्धि हो। जी, उन्नत नस्ल हमारे यहाँ पर आए, गाय की हो, भैंस की हो या पशुपालन के लिए हो, तो इसके लिए भी क्या शासन ने कुछ योजनाएं बनाई हैं? शासन ने इसके लिए बहुत योजनाएं बनाई है। एक तो कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम चल ही रहा है, जिसके अंतर्गत हम उच्च अनुवांशिकी वीर का आयात करते हैं बाहर से और उसके माध्यम से जो है नस्ल सुधार करते हैं। दूसरा, शासन में एक नंदीशाला योजना है कि जो भी हितग्राही उच्च वंश के जो है बैल, सांड लेना चाहता है, सरकार उसको ऋण देती है, उसके साथ में अनुदान भी मिलता है और वो उसके माध्यम से वो वंश वृद्धि कर सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं हमारे किसान भाई। बात आती है सर, कोई भी व्यवसाय उठाना है तो पैसों की आवश्यकता होती है। क्या बैंकों की किस तरह से हमारे साथ में भूमिका है, बैंक किस तरह सहायक है? देखिए, इसके लिए शासन ने अनुदान, सब्सिडी की व्यवस्था की है। हर ज़िले में प्रत्येक योजनाओं का हम लक्ष्य देते हैं कि इस ज़िले में इतने योजनाएं हितग्राही होंगे, तो जो हितग्राही पहले आता है उसको उसका लाभ मिल जाता है। ठीक है, अभी केंद्र सरकार ने ये क्या है कि जो योजनाओं का लाभ उठा लिया, अगर टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तब भी ब्याज की सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह सभी को मिलेगी, क्योंकि ये पशुपालन को भी कृषि का भाग माना गया है, पोल्ट्री भी उसी का हिस्सा है, तो इनको भी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह लाभ मिलेगा बैंकों के माध्यम से। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर आप काम कर रहे हैं सर, बिल्कुल आपके सामने समस्याएं भी आती होंगी। किस तरह की अभी समस्याएं आ रही हैं और आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों को और जो इस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं? देखिए, ज़मीनी जब हकीकत हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि अभी हमारे जो भी किसान भाई हैं वो परंपरागत तरीके से ही पशुपालन कर रहे हैं और पोल्ट्री का पालन कर रहे हैं। तो उन्हें जो नई नई तकनीक आ गई हैं, नए नस्ल आ गए हैं और नई तरीके आ गए हैं, उसका ज्ञान नहीं है। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया हमारा ज्ञान पोर्टल जरूर देख लें, वो मोबाइल पे भी देखा जा सकता है। उससे आपको पता चलेगा कि अपन पशुपालन में नवाचार किस तरह से कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अभी आहार देने की बात है, हम जानवरों को खुला छोड़ देते हैं, गाँव में जाते हैं, चरते हैं, कुछ खाया नहीं खाया, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो उससे क्या दूध का उत्पादन कम होता है। हमारा खर्चा तो उतना ही है लेकिन उसकी हमारी आय कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया गुणवत्ता युक्त पशुओं को रखें और उनको पर्याप्त भोजन और वो आहार उपलब्ध कराएं, जिससे कि दूध उत्पादन में वृद्धि हो और उनकी आय में भी वृद्धि हो। बिल्कुल सर, आपने ये तो बहुत अच्छी, बिल्कुल विस्तार से पूरी जानकारी दे दी। बाजार की व्यवस्था भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर बाजार उपलब्ध नहीं है तो हमारा उत्पादन कहाँ खपेगा। तो क्या शासन ने बाजार के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, बाजार के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध उत्पादकों के लिए हमारी जो है शासकीय डेयरी और कहना चाहिए दुग्ध संघ है, इसके सभी जगह सोसाइटी बनी हुई है। जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनका दूध
हमारे संग्राहक वहाँ घर से ही ले जाते जी। हैं और उससे उनको पैसा घर बैठे मिल जाता है। तो ये दूध के लिए तो हमारी डेयरी का माध्यम, आपने सांची का दूध आप देखते हो मिलता है, तो वो व्यवस्था बनाई हुई है। पोल्ट्री के लिए ये है कि स्थानीय बाजार का व्यवस्था हम कर सकते हैं अगर बड़ी संख्या में वहाँ पर उत्पादन हो रहा जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सुविधाएं हैं, बस ज़रूरी है कि सतर्कता और सावधानी रखी जाए और थोड़ी सी जागरूकता रहे। तो इस तरह से किसान भाइयों, हमने बहुत अच्छी जानकारी सुनी ज़फ़ीरुद्दीन शेख जी के माध्यम से कि हम किस तरह पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, पोल्ट्री में पंजीयन करा सकते हैं, और हमारे जो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी उसका लाभ हमारे किसान भाई ज़रूर उठाएंगे। आपने जो इस तरीके से ये पूरी जानकारी दी इसके लिए, और आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, तो ये थी जानकारी पशुपालन की योजनाओं की और पोल्ट्री फार्म के पंजीयन की। अब समय हो चुका है खबरों की हलचलों को जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। किसान की आय को बढ़ाने में मददगार होगी पराली। उद्यानिकी विभाग की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। बांस मिशन के कार्यों में लाएं तेजी। गांव के हर घर में मिलेगी नल से जल। गेहूं व अन्य फसलों में दीमक एवं जड़ महू की समस्या। और अब खबरें विस्तार से। किसानों की आय को बढ़ाने में मददगार होगी पराली। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एथेनॉल और बायोगैस सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को सीधे लाभ होगा और पराली से होने वाली नुकसान से भी बचा जा सकेगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि गत दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई मुलाकात में किसानों को लाभान्वित किए जाने के प्रयासों के प्रबंध में विस्तार से चर्चा हुई। उन्हें पराली से किसानों और पर्यावरण को होने वालों नुकसान से संबंध में अवगत कराया गया। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने की परियोजना को अमली जामा पहनाने जा रही है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में किसानों को लाभान्वित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। प्रदेश के किसानों को बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया जाएगा, अपितु इसके लिए आवश्यक सरकारी मदद भी मिलेगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण, जनधन और पशुधन हानि को रोका जा सकेगा। किसानों द्वारा बनाई जाने वाली बायोगैस और एथेनॉल को सरकार खरीदेगी। इसका इस्तेमाल गैस से संचालित अन्य उद्यमों में किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा किसान दिन रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है, परंतु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष 2 दिन में प्रस्तुत की जाए। बांस मिशन के कार्यों में लाएं तेजी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में बांस मिशन को तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के वनवासियों को उच्च गुणवत्ता के बांस रोपण के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा बांस उत्पादन के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के बांस उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए तथा इसके माध्यम से वनवासियों के जीवन में सुधार आना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज उमरिया जिले के राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में वन विभाग की बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक वनों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य को अति गंभीरता से लें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर पौधारोपण कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वनवासियों को वनोपज का वाजिब लाभ मिले, इसके लिए सतत प्रयास किए जाएं। प्रदेश शासन ने 32 प्रजातियों के वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि वनोपज संग्राहकों को वाजिब मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाए। गाँवों के हर घर में मिलेगा जल से नल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उज्जैन संभाग के आगर मालवा, देवास, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर तथा शाजापुर जिले में 174 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 143 करोड़ 92 लाख 5 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। विभाग के मैदानी अमले द्वारा जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा रही है। ग्रामीण जनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति हो और उन्हें शुद्ध पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े। प्रदेश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी प्रयास तेजी से दिए जा रहे हैं। जहां जल स्रोत है वहां उनका समुचित उपयोग कर आसपास के ग्रामीण रहवासियों को पेयजल प्रदाय किया जाएगा। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोत नहीं है वहां यह निर्मित किए जाएंगे। ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से अगले 3 साल 2021-2023 तक में लक्ष्य पूरा किया जाएगा। गेहूं एवं अन्य फसलों में दीमक एवं जड़ माहू की समस्या। किसान भाइयों, गेहूं, चना एवं अन्य रबी फसलों में इन दिनों दीमक एवं जड़ माहू का प्रकोप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण फसल सूखने लगती है। ग्रसित पौधे को उखाड़ कर देखेंगे तो वह आसानी से उखड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई जल के साथ खेत में दें या 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा को 100 किलोग्राम रेत में मिलाकर पहली और दूसरी सिंचाई में पहले खेत में भुरकाव करने के बाद सिंचाई करने से दीमक और जड़ माहू को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपने अभी देखी खबरें खेती की। ये था हमारा आज का अंक पशुपालन की योजनाओं और पोल्ट्री फार्म के पंजीयन के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अपने सुझाव और सलाह हमें ज़रूर भेजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। हमारा पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 18, द्वारा के निदेशक श्यामला हिल्स, पिन 462013। अब दीजिए हमें अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।